जॉर्ज सिमेल, थर्ड फाउंडिंग फादर, क्लासिकल थिंकर। आज हम उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हर्बर्ट स्पेंसर फंक्शनलिस्ट थे। उसके साथ ही उन्होंने सोसाइटी को ऑर्गेनिक एनालॉजी के साथ कंपेयर किया था। सोशल इवोल्यूशन उनका कॉन्सेप्ट था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसकी बात करते हैं। और उसके साथ ही 4 अलग अलग सोसाइटीज़ में वो डिवाइड करते हैं सोसाइटी को। लेसेस फेयर की बात करते हैं और उसके साथ ही नेचुरल सिलेक्शन की भी वो बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने अभी बोला कि जॉर्ज सिमेल थर्ड फाउंडिंग फादर हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि हमारे दो जो फाउंडिंग फादर हैं, अगस्ट कोम्ट एंड हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने क्या बात करी है कि ऑर्गेनिक एनालॉजी के थ्रू हम सोसाइटी को कंपेयर करते थे और देखते थे कि किस तरह से सोसाइटी के जो पार्ट्स हैं आपस में, सोशल इंस्टीट्यूशंस, वो फंक्शनली सोसाइटी को एक सोशल ऑर्डर और प्रोग्रेस में बनाए रखते हैं। लेकिन ये अलग तरीके की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि समाज के जो पैटर्न वाले इंटरेक्शंस हैं उसी से समाज बनता है, ना कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं। इनका मानना था कि सोशोलॉजी का काम इन इंटरेक्शंस के रूपों का अध्ययन करना है जैसे कि वो होते हैं, कि तभी तो अलग अलग ऐतिहासिक समय और कल्चरल सेटिंग्स में समय के साथ में इस तरह के जो इंटरेक्शंस हैं वो दोहराए जाते हैं। इसी को उन्होंने सोशिएशन बोला था। सोशिएशन कोई अलग चीज़ नहीं होती है। उन्होंने बोला था कि समाज कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है, ये सिर्फ लोगों के बीच होने वाली इंटरेक्शंस हैं जिससे कि समाज बनता है। और ये इनका मेन कॉन्सेप्ट है जॉर्ज सिमेल का। उससे पहले हम बायोग्राफिकल स्क्रैच देख लेते हैं जॉर्ज सिमेल का। ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे और इनकी टाइमलाइन 1858 से 1918 तक है। थर्ड फाउंडिंग फादर हैं और एक थिंकर जो कि अगस्ट कोम्ट, स्पेंसर, पैरेटो, मार्क्स इसके कंटेम्प्ररी रहे हैं। इनका जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। अब वो कैसे डिफरेंट था? इन्होंने क्या किया था, कोम्टे और स्पेंसर की जो थ्योरीज थी ऑर्गेनिस्ट वाली, उनको रिजेक्ट कर दिया था। और उसके साथ ही इन्होंने इमर्जेंटिज्म का जो सिद्धांत था उसको अपनाया था। ये सिद्धांत बोलता है कि जो चेतना का ऊंचा स्तर है वो निचले स्तरों से ही उभर कर आता है। ये कन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट से भी जुड़े रहे थे। इन्होंने क्या किया था, फॉर्मल सोशोलॉजी के ये चैंपियन माने जाते हैं, मतलब उसके फादर माने जाते हैं। अब फॉर्मल सोशोलॉजी क्या होती है? फॉर्मल सोशोलॉजी ये मैं आपको थोड़ा बाद में भी बताऊंगी, क्योंकि दो सोशोलॉजी की बात होती है। हमारे जो थिंकर्स हैं वो बटे हुए थे कि फॉर्मल सोशोलॉजी और सिंथेटिक सोशोलॉजी को उन्होंने एक क्या है उनका स्कोप बताया था कि किस तरह से हमें सोशोलॉजी को पढ़ना चाहिए। मतलब सोशोलॉजी का जो दायरा है वो कहाँ तक है, क्या क्या सोशोलॉजी के अंडर आता है, इसी पे डिबेट होती है और एक ग्रुप सोशोलॉजी के बट जाते हैं। तो उसी में एक फॉर्मल सोशोलॉजी के जो चैंपियन हैं वो जॉर्ज सिमेल हैं और सिंथेटिक के डर्कहाइम हैं। तो फॉर्मल सोशोलॉजी के जो समर्थक है वो क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र एक अलग और स्वतंत्र विषय है, ना कि केवल अन्य विषयों का मिश्रण। और अन्य विषयों का मिश्रण बोलते हैं सिंथेटिक सोशोलॉजी वाले। उस पर हम बाद में क्लास ले लेंगे, लेकिन अभी आप इतना बस ध्यान रख सकते हैं। अब इनकी मेथोडोलॉजी क्या थी? मेथोडोलॉजी, एक तो इन्होंने क्या है, सिटी लाइफ है उसको और मेट्रोपोलिस के रूप में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, इसीलिए उनको अर्बन सोशोलॉजी के फादर बोला जाता है। माइक्रो सोशोलॉजिस्ट के रूप में इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि इन्होंने इंटरेक्शंस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। छोटे छोटे जो ग्रुप हैं उन पर रिसर्च की थी। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म और एक्सचेंज थ्योरी इन्होंने डेवलप की कि किस तरह से हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ में कनेक्शंस रखते हैं, रिलेशंस बनाते हैं। इसमें एक्सचेंज थ्योरी में वो आ जाता है। हालांकि मार्क्स और सिमेल दोनों ही डायलेक्टिक अप्रोच वाले थे। डायलेक्टिक अप्रोच मतलब एक वाद होता है, एक प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है। मतलब कुछ एक थॉट होते हैं, जैसे कि अगर हम बोले कि मोबाइल चलाना अच्छा है, दूसरा बोलता है कि नहीं, मोबाइल से हमारा जो मेंटल कॉन्शियसनेस है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन अगर हम संवाद की बात करें तो वो एक नया जो विचार है वो निकल के आएगा कि मोबाइल अच्छा भी है, लेकिन अगर वो सीमित समय में इस्तेमाल किया जाए। तो यही डायलेक्टिक अप्रोच होती थी। जिमेल ने सोशल रिश्तों और इंटरेक्शंस पर फोकस किया, सोशिएशन पर ज़्यादा फोकस किया था इन्होंने। ये एक मेथोडोलॉजिकल रिलेशनिस्ट थे। इनका मानना था कि हर चीज़ दूसरी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करती है। ये इन्होंने सोसाइटी को कैसे देखा? जिमेल ने इनका जो कॉम्टे और स्पेंसर का जो सिद्धांत था उसको अस्वीकार कर दिया था।
वो बोलते थे कि समाज कोई स्थिर वस्तु या जीव नहीं होता, वो तो केवल समाज अनेक संबंधों का एक जाल होता है, एक वेब होता है। समाज व्यक्तियों के निरंतर अंतःक्रिया से बनता है। समाज केवल उन व्यक्तियों का नाम है जो आपसी संबंधों से जुड़े होते हैं। इसी को उन्होंने सोशिएशन बोला था। सोशिएशन सबसे पहले जॉर्ज मेल ने इस्तेमाल किया। ये आप इनके कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं। उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का मुख्य जो क्षेत्र माना था वो सोशिएशन को माना था। इनका मतलब मानना था कि रूप, सोशिएशन का अर्थ होता है वो रूप और पैटर्न जिनके माध्यम से लोग आपस में संबंध बनाते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। अलग अलग समूहों में अंतःक्रिया अलग अलग होती है। जैसे कि डायड 2 व्यक्तियों का समूह, ट्रायड 3 व्यक्तियों का समूह, 3 से अधिक व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, और उसके साथ ये मोनाड की भी बात करते हैं, मतलब एक व्यक्ति का समूह भी हो सकता है। फॉर्मल सोशोलॉजी हमने अभी देख ही लिया कि फॉर्मल सोशोलॉजी में ये बात करते हैं कि सोशोलॉजी है वो सब कुछ का अध्ययन न करके केवल मानवीय अंतःक्रियाओं का रूप, अंतःक्रिया के रूपों का अध्ययन करती है। और ये रूप कौन कौन से हैं, अलग अलग इकाइयों में हमें जो सोशल यूनिट्स हैं उनमें दिखाई देते हैं, जैसे कि राज्य, कबीला, परिवार, नगर। अलग अलग परिस्थितियों में अंतःक्रिया के रूप समान हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपराधिक गिरोह के नेता और सदस्यों का संबंध अगर हम देखें, इसके साथ स्काउट समूह के नेता और सदस्यों का संबंध अगर हम देखें, तो देखेंगे कि इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस का रूप है वो समान है, लेकिन ये जो इकाई है वो अलग हो गई है। मतलब इनका कंटेंट अलग है लेकिन फॉर्म एक ही है। दोनों में समानता पाई जाती है। समाजशास्त्र का कार्य बार बार दिखाई देने वाले अंतःक्रिया के रूपों का वर्णन और विश्लेषण करना है। समाज का अस्तित्व केवल इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति लगातार एक दूसरे से जुड़ते, संबंध बनाते और अंतःक्रिया करते हैं। मतलब ये सोशिएशन की बात कर रहे हैं। फैशन पे इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था जिमेल ने। फैशन को इन्होंने एक सोशल रिश्ता माना था जो लोगों को ग्रुप की मांगों के हिसाब से चलने देता है। फैशन भी एक डायलेक्टिक होता है, जैसे कि उसकी सफलता होती है, फैलाव होता है और उसके बाद में वो खत्म हो जाता है, हिस्टोरिकल प्रोसेस को फॉलो करता है। एक नॉर्म है फैशन। शुरू में इसे हर कोई मानता है लेकिन धीरे धीरे लोग क्या उससे अलग होने लगते हैं, फिर नया फैशन आने लग जाता है तो फिर उसको अपनाने लग जाते हैं। इसीलिए फैशन टेम्परेरी होता है, लगातार बदलता रहता है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि फैशन पे काम किया है जॉर्ज जिमेल ने, और इसको इन्होंने डायलेक्टिक माना था और ये टेम्परेरी होता है। बस उतना याद रखेंगे तो इनफ है। मनी एज अ सिंबल इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, फिलॉसफी ऑफ मनी इनकी एक बुक है जिसपे उन्होंने इसको क्या, मनी को एक सिंबल के रूप में देखा था जो कि निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्य का माप बन जाती है। मनी जो हमारी आधुनिक या मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनके जो संबंध हैं उसको दिखाया था कि तार्किक और औपचारिक हो जाते हैं सिटियों में, और सबऑर्डिनेशन और सुपरऑर्डिनेशन के जो संबंध हैं वो अधिक धन या कम धन के आधार पर मापे जाने लगते हैं। ये ये क्या करता है, धन का प्रयोग व्यक्ति और वस्तुओं के बीच दूरी पैदा करता है। साथ ही धन इस दूरी को कम करने का साधन भी देता है। जैसे कि इन्होंने क्या किया है, फिलॉसफी ऑफ मनी में मनी के 2 पार्ट्स बताए हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट में ये बात करते हैं कि उनके मॉडर्न सोसाइटी में ये क्या करता है, धन की वजह से जो व्यक्ति और वस्तु होता है उनके बीच में दूरी पैदा हो जाती है, और इसके साथ ये दूरी को कम करने का साधन भी है। ये धन है जो समाज में अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन भी लाता है। व्यक्तिगत पहचान की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। तो आप इतना याद रखेंगे, फिलॉसफी ऑफ मनी जिमैल का है। इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट की बात की थी और इनको एज अ सिंबल यूज़ किया था इन्होंने मनी को। ब्लाजे एटीट्यूड क्या होता है, ब्लाजे एटीट्यूड होता है अर्बन लाइफ में, जिसमें कि हम जैसे हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि एक दूसरे से जो सिटी लाइफ होती है उसमें हम ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखते, मतलब कि हम लोगों में रुचि नहीं ले देखते हैं, और जो आपस के जो संबंध होते हैं, संपर्क होते हैं, उनको थोड़ा दूर ही रखते हैं। तो इस तरह का ये ब्लाजे एटीट्यूड की बात करते हैं। इनका कहना था कि शहरों में रहने वाले लोग अपने व्यक्तित्व और मानसिक संतुलन की रक्षा के लिए ब्लाजे एटीट्यूड अपनाते हैं। वो भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ब्लाजे एटीट्यूड इन सिटी लाइफ में बोला था किसने, जॉर्ज जिमेल ने। उतना याद रखें बस। ट्रेजेडी ऑफ कल्चर इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रेजेडी ऑफ कल्चर में बात करते हैं कि आधुनिक समाज में सब्जेक्टिव कल्चर और ऑब्जेक्टिव कल्चर के बीच में टकराव होता है। अब सब्जेक्टिव कल्चर और ऑब्जेक्टिव कल्चर क्या होती है,
अभी हम देख लेंगे। सब्जेक्टिव कल्चर होती है व्यक्ति की खुद की क्षमता, कौशल, रचनात्मकता और विकास। और ऑब्जेक्टिव कल्चर क्या होती है? हमारी भाषा, विज्ञान, तकनीक, संस्थाएं। जैसे जैसे हमारी ऑब्जेक्टिव कल्चर बढ़ती है, व्यक्ति का उस पर नियंत्रण क्या कम होता जाता है और व्यक्ति पूरे सांस्कृतिक समाज ये को समझने और नियंत्रित करने में कम सक्षम हो जाता है। जैसे उदाहरण, जब भाषा बहुत विकसित हो जाती है पर एक व्यक्ति की भाषा पर पकड़ सीमित रह जाती है, जैसे मशीन तकनीक बढ़ती है तो व्यक्तियों के कौशल भी कम हो जाते हैं। तो इनका ट्रेजेडी ऑफ कल्चर से मतलब था कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कल्चर का विस्तार और सब्जेक्टिव कल्चर में व्यक्ति की सीमित क्षमताओं के बीच का जो अंतर होता है वही ट्रेजेडी ऑफ कल्चर कहलाता है। मतलब कि सब्जेक्टिव कल्चर और ऑब्जेक्टिव कल्चर के बीच का अंतर ही ट्रेजेडी ऑफ कल्चर कहलाता है। आप इतना याद रखें। अब इनकी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे सोशल फॉर्म्स एंड सोशल टाइप्स। सोशल फॉर्म्स क्या होती हैं? सोशल फॉर्म्स के इनका मतलब था कि अंतःक्रिया जैसे हम लोग करते हैं ना, डे टू डे लाइफ में इंटरेक्शंस रहते हैं, उनके रूप का अध्ययन इन्होंने एसोसिएशन बोला। अब वो रूप कौन कौन से हो सकते हैं? सबऑर्डिनेशन हो सकता है, सुपर ऑर्डिनेशन हो सकता है, एक्सचेंज, कन्फ्लिक्ट, सोशिएबिलिटी। तो इन रूपों की इन्होंने बात की थी और इसी के माध्यम से क्या होता है, सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। सबऑर्डिनेशन, सुपर ऑर्डिनेशन की इन्होंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इनके बीच में क्या एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, जैसे कि नेता पूरी तरह से अधीनस्थ के विचारों और कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये इन्होंने मॉडर्न सोसाइटीज़ में बात की थी। और अधीनस्थ की प्रतिक्रिया और इन्होंने बोला था कि जो सबऑर्डिनेशन और सुपर ऑर्डिनेशन का जो संबंध है वो बिना कंसेंट के अस्तित्व में नहीं रहता है। और जो सबऑर्डिनेट कर रहा है जिसको, जैसे कि सबऑर्डिनेशन वाला है, उसके पास कुछ ना कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहती है। ठीक है। सोशोलॉजी ऑफ स्पेस, इन्होंने स्पेस पे भी लिखा है। अपनी बुक इनकी है सोशोलॉजी इन्वेस्टिगेशन ऑन द फॉर्म्स ऑफ सोशिएशन में सोशोलॉजी ऑफ स्पेस पर इन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा था। इन्होंने मेट्रोपॉलिनाइजेशन की प्रक्रिया और आधुनिक समाज में जो सेपरेशन ऑफ स्पेसिस की बात करते हैं, ये कि अलग अलग हमारे कामों के लिए अलग अलग स्पेसिस होते हैं सोसाइटी, उसमें सिटी लाइफ में। ये स्पेसेस ऑफ सोशोलॉजी में बात करते हैं कि सामाजिक और भौतिक संरचना का विश्लेषण इन्होंने किया था। तो आप इतना याद रखेंगे, सोशोलॉजी ऑफ स्पेस पे क्लासिकल थिंकर में जिमेल ने काम किया था। और किस बुक में काम किया है ये आप सोशोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस ऑन द फॉर्म्स ऑफ सोशिएशन में इन्होंने काम किया था। सोशल टाइप्स क्या होते हैं? सोशल टाइप्स जिमेल के वेबर से प्रभावित थे। इन्होंने एग्जाम्पल दिए थे सोशल टाइप्स। पहले तो हम देखेंगे क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक प्रकार इसीलिए बनता है क्योंकि समाज उसे एक विशेष स्थान देता है और उससे कुछ अपेक्षाएं रखता है, जैसे कि स्ट्रेंजर, मीडिएटर, पुअर। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप सोशल टाइप याद रखें और स्ट्रेंजर के बारे में याद रखें। स्ट्रेंजर होता है जो आज है और कल भी रहेगा। उन्होंने स्ट्रेंजर को डिटेल में बताया था कि ऐसा व्यक्ति जो आज आता है और कल भी रहता है, यानी वह एक ही समय में पास भी है और दूर भी। उसके बाद नेचर ऑफ सोशल टाइप्स क्या होता है? उन्होंने बोला कि हमें सोशल टाइप्स का जो नेचर है उस पे फोकस रखना है, उसके कंटेंट पे नहीं। क्योंकि ये जो वास्तविक ऐतिहासिक अनुभवों से लिए गए अमूर्त पैटर्न होते हैं, ये रियल लाइफ में ऐसे नहीं होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न होते हैं। इन भूमिकाओं को किसी विशेष व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि सामान्य सामाजिक स्थितियों के रूप में देखा जाता है। तो हमें इनके रूप पर फोकस करना है, फॉर्म्स पर, न कि इसके कंटेंट पे। तभी तो वो बात करते हैं कि सबऑर्डिनेशन, सुपर ऑर्डिनेशन के संबंध हैं। इन स्थितियों में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इनका जो रूप है वो एक ही रहता है, कंटेंट अलग अलग हो सकता है। तभी वो एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि किस तरह से एक नेता में और स्काउट नेता में जो लीडर हैं उनमें एक ही तरह का जो सोशल फॉर्म है वो पाया जाता है, लेकिन कंटेंट अलग अलग है वहाँ पे। सोशल जियोमेट्री की बात करते हैं। सोशल जियोमेट्री क्या होती है? जिमेल की औपचारिक समाजशास्त्र में सामाजिक ज्यामिति का विचार मिलता है। इसमें वे संख्या और दूरी जैसे तत्वों के आधार पर सामाजिक संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे बस, सोशल जियोमेट्री हाँ जॉर्ज जिमेल की है। और इस बार मैंने क्या है PYQ रखे हैं 2025 के हमारे RPSC के जो आए थे, उससे क्या आपको आइडिया लगेगा कि जिमेल, कोम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे जो थिंकर्स हैं उनको मैंने क्यों सबसे पहले चुना, क्योंकि ये हमारे सोशोलॉजी में बेस हैं
और इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और आप देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। कन्फ्लिक्ट और हार्मनी की भी ये बात करते हैं। इनके अनुसार कि वास्तविक जीवन में कोई भी समाज पूर्ण सामंजस्य के साथ नहीं रह सकता। संघर्ष समाज का एक आवश्यक और पूरक हिस्सा है। सोशल अपीयरेंस और सोशल रियलिटी के बीच में भी ये अंतर बताते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम जिमेल को कॉन्फ्लिक्ट थिंकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका तो जो मेन फोकस था वो इंटरेक्शंस पे था। इनके अनुसार सामाजिक व्यक्ति आधा सामाजिक और आधा व्यक्तिगत नहीं माना जा सकता, वह दोनों का एक संयुक्त रूप होता है। व्यक्ति के भीतर समाज में हमेशा विपरीत तत्वों का मेल होता है, इसीलिए वो कन्फ्लिक्ट और हार्मनी की भी बात करते हैं। किस तरह समाज में प्रेम, घृणा, आकर्षण, विकर्षण जैसे तत्व आप एक साथ चलते हैं। आधुनिक समाज में क्या होता है, पूर्व आधुनिक समाजों में तो क्या होता था, सबॉर्डिनेशन और सुपरऑर्डिनेशन के जो संबंध होते थे उससे व्यक्ति का पूरा जीवन प्रभावित होता था। लेकिन आधुनिक जो हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें व्यक्ति धीरे धीरे अधिक स्वतंत्र महसूस करता है। जैसे कि फैक्ट्री का जो मजदूर है काम के बाहर फैक्ट्री मालिक के अधीन नहीं रहता, लेकिन अगर मालिक और नौकर में अगर हम देखें तो नौकर बाहर भी नौकर है और उसके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे भी नौकर है। तो इसका इन्होंने फ़र्क बताया था। तो इन्होंने क्या कन्फ्लिक्ट की ज़्यादा बात नहीं की है, इन्होंने दो तीन अप्रोच जैसे डायलेक्टिक अप्रोच की ये बात करते हैं, इसीलिए इनको कन्फ्लिक्ट हम थिंकर मानते हैं। ठीक है, लाइफ की बात करते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट है लाइफ। लाइफ के बारे में बोलते हैं कि वास्तविकता हमेशा बदलती रहती है, इसलिए उन्होंने जीवन को एक निरंतर बदलती प्रक्रिया के रूप में समझाया था। ये रचनात्मक रूप देती है। तो आप इसको क्या बस इतना याद रखें कि लाइफ कॉन्सेप्ट जॉर्ज जिमेल का है। सिटी की इन्होंने बात की थी, मेट्रोपॉलिटन जो सोसाइटीज़ जो सिटी थे उसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया था। उसमें इन्होंने सिटी लाइफ को बताया था कि पर्सनल ग्रोथ और इंटरडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस को ये इनकरेज करती है। यहाँ पे जो लाइफ है वो फास्ट पेस में होती है, लेकिन कांस्टेंट और जो फुली जो पीपल मतलब जो पीपल है उनको फुली एक्सप्रेस करने का मौका देती है। उसके बाद इनकी तुलना थोड़ा सा कि जिमेल और मार्क्स में क्या फ़र्क है। अगर कन्फ्लिक्ट थिंकर की बात करें और मार्क्स का नाम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कार्ल मार्क्स की तरह जिमेल ने भी मनुष्य और उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों के बीच में अलगाव पैदा होता है इसको माना था। तभी तो उनको कन्फ्लिक्ट थिंकर हम अपन मानते हैं। लेकिन उनका जो अगर माइक्रो सोशोलॉजिस्ट के रूप में नाम आएगा तो सबसे पहले हम उसको टिक करेंगे। उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, मोर लाइफ एंड मोर देन लाइफ। ये देखिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मोर लाइफ एंड मोर देन लाइफ। इसका मतलब होता है मोर लाइफ का है क्रिएटिव एनर्जी एंड फिक्स्ड स्ट्रक्चर मोर देन लाइफ होती हैं। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो अपन देख लेंगे। सबसे पहले ऑन डिफरेंट सोशल डिफ्रेंशिएशन, द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ एथिक्स, फिलोसफी ऑफ मनी, इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। सोशोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन ऑन द फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। सोशोलॉजी ऑफ सीक्रेसी एंड ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज़, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, ये इनकी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुकी है। ऑन इंडिविजुअलिटी एंड सोशल फॉर्म्स, द प्रॉब्लम ऑफ सोशोलॉजी, कन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशंस, ये भी एग्ज़ाम में अभी आई थी। अब क्या है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जॉर्ज जिमेल को समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वो क्या थे, एक जर्मन थिंकर थे, माइक्रो सोशोलॉजिस्ट थे, कन्फ्लिक्ट थिंकर भी थे वो। और उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है सोशिएशन। सोशल मतलब सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू ही हमारे संबंध बनते हैं, उनके रूपों का अध्ययन करना चाहिए। सोशल फॉर्म्स की बात करते हैं और सोशल टाइप्स की बात करते हैं और सोशल प्रोसेस की भी बात करते हैं। इंटरेक्शंस के थ्रू जो होती है हमारी सोशल प्रोसेस। सोशल जियोमेट्री की ये बात करते हैं। आई नो राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर उसके बाद में सोशल जियोमेट्री के बाद में उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सिटी लाइफ में काफ़ी डिस्कस करते हैं। सिटी लाइफ में, मेट्रोपोलिस में वो बात करते हैं। सोशोलॉजी ऑफ स्पेस की वो बात करते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं लाइफ की, फैशन की, और इसके साथ ही
सोशियबिलिटी की बात करते हैं, और इनका जो मेन कॉन्सेप्ट अपन अगर और देखें तो कौन सा रह गया अभी, सोशल टाइप, सोशल फॉर्म्स, सिटी लाइफ, फैशन, एलिनेशन की भी वो बात करते हैं, और उसके साथ ही ट्रेजेडी ऑफ कल्चर की भी बात करते हैं। ट्रेजेडी ऑफ कल्चर, सब्जेक्टिव कल्चर और ऑब्जेक्टिव कल्चर में डिफरेंस, और आई थिंक उनके कॉन्सेप्ट हो गए हैं। बाकी अगर कोई और रह गया होगा तो आप उसमें पीडीएफ में भी देख सकते हैं। अब इनकी क्या है, कुछ 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे जॉर्ज सिमेल से, हर्बर्ट स्पेंसर से और अगस्ट कोम से, उनको देख लेते हैं। जॉर्ज मेल ने फॉर्म्स ऑफ सोशोलॉजी की बात की है, इनमें से वो कौन सा नहीं है, वो 3 फॉर्म्स की बात करते हैं, जनरल, फिलोसॉफिकल और फॉर्मल, लेकिन वो फिजिकल सोशोलॉजी की बात नहीं करते। जॉर्ज मेल के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप क्या है, जो फॉर्म है सोशल इंटरेक्शंस का वो क्या होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। वो बात करते हैं कि हमें उसकी फॉर्म पे फोकस करना है, ना कि उसके कॉन्टेक्ट पे। तो बुनियादी संरचनात्मक विन्यास की वो बात करते हैं। कन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशंस बुक किसकी है, जॉर्ज मेल की है, अभी हमने डिस्कस की थी। इसके बाद जॉर्ज मेल के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों के समूह के नाम से जुड़े होते हैं, इंटरेक्शन से, तभी तो उनको माइक्रो सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं। सोशोलॉजिकल राइटिंग्स, ये विल्फ्रेडो पैरेटो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्वान समाज के जीवात्मक प्रारूप से संबद्ध नहीं है। अब हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कोम्ट और इमाइल डर्कहाइम ये हैं, लेकिन मैक्स वेबर नहीं है। ये क्वेश्चन हर्बर्ट स्पेंसर और अगस्ट कोम्टे के जो पर्सपेक्टिव है उससे लिया है मैंने। हर्बर्ट स्पेंसर के जैविक सादृश्य की अवधारणा के अनुसार जैसे जैसे समाजों का आकार बढ़ता है उन समाजों में क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया ही था, उनकी संरचना अधिक विभेदित और जटिल हो जाती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने निम्न में से किस प्रकार का उद्विकासवादी सिद्धांत दिया है, यूनिवर्सल एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी बुक किसकी है, हर्बर्ट स्पेंसर की। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में डिस्कस कर रखे हैं। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे और आप सोच सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो स्कोर करना कितना ईजी रहेगा अगर हम जो बेसिक हमारे थिंकर हैं उन पे फोकस रखें तो, क्योंकि इनसे हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट है अगस्ट कोम्ट के अनुसार विज्ञान के पदानुक्रम में विज्ञानों के क्रम का आधार क्या है, वह क्रम जिसमें विभिन्न समूह विषयों में प्रत्यक्षवादी पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बुक किसकी है, अगस्ट कोम्ट की है ये। बाकी मैं क्या करूँगी, अभी 2014 से लेके 2025 तक के जो क्वेश्चंस हैं ना हमारे फाउंडेशन से, उनको मैं एक क्लास में लेके आऊँगी सबको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा फाउंडेशन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगस्ट कोम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद के प्रथम और प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिविस्ट थे तो पॉजिटिविस्ट कभी भी सुपर नेचुरल को प्रमोट करने की बात नहीं करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने बात की थी धार्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं से मुक्त होना है मनुष्य मस्तिष्क को, और सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को वैज्ञानिक स्तर पर लाना है, सामाजिक विज्ञानों में नियमों के वैज्ञानिक अवलोकन को शुरू करना फिर से, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है जॉर्ज सिमेल व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर शहरी जीवन के प्रभाव की जांच निम्न में से अपने किस कार्य में करते हैं, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। आप सोच सकते हैं कि ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ 2025 में कितने क्वेश्चंस आए थे। कॉम्टे के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलौकिक अवस्था में किस प्रकार का समाज था, वो वैधानिक समाज था, लीगल सोसाइटी थी मेटाफिजिकल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्ट कोम्ट ने बायोलॉजी एवं समाजशास्त्र में सामान्यता का विवेचन किया है। उनके अनुसार जीव विज्ञान में हम शारीरिक संरचना के 3 अवयवों में पृथक कर सकते हैं, इनमें से कौन सा फ्रेम सही है, तत्व, टिश्यू एवं अंग, एलिमेंट्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन। ये आप नया क्वेश्चन है, आज इसको नोट डाउन कर लें। बाकी आज के लिए ये क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक यू, आपने इतनी पेशेंस के साथ में मेरी क्लास को सुना। पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।